भी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा सांवले सपनों की याद पाठ हमारा आजकल पढ़ाया जा रहा है। क्षितिज भाग 1 पुस्तक का टर्म 2 का सिलेबस है बेटा ये। और बेटा इस पाठ को पढ़ाने से पूर्व मैंने आपको बताया था, यानी इससे पहले की वीडियो में आपको बता दिया था कि सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक जाबिर हुसैन जी ने महान पक्षी प्रेमी यानी पक्षी विज्ञानी सालिम अली के जीवन के बारे में बताया है। तो बेटा पेज नंबर 44 पे लास्ट सेकंड पैराग्राफ यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, यानी लास्ट सेकंड पैराग्राफ आज हम शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिए बेटा, एक बार फिर बता रहा हूँ, जो आपको वर्ड मीनिंग भेजे हैं, शब्दार्थ भेजे हुए हैं, उन्हें अच्छी तरह से याद करें। काफ़ी कठिन शब्दावली का प्रयोग इस पाठ में किया गया है लेखक जाबिर हुसैन जी के द्वारा। तो चलिए पढ़ते हैं सालिम अली के बारे में क्या क्या आगे कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आज आगे, जो आगे आने वाले पैराग्राफ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छा सा जनरल नॉलेज भी मिलेगा इसमें। लिखा है पेज नंबर 44 पे लास्ट सेकंड पैराग्राफ है बेटा। उन जैसा बर्ड वाचर मानी पक्षियों को देख रेख करने वाला, पक्षियों की देख रेख करने वाला वर्ल्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। यानी लेखक जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं कि सालिम अली जैसा वर्ल्ड वाचर मैंने कोई नहीं देखा, लेकिन एकांत क्षणों में, एकांत बोलते हैं अकेले में, क्षण माने समय, अकेले के पलों में, एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। आपने इससे पहले पढ़ा था, जब मैंने कल आपको बताया था, सालिम अली पक्षियों की ढूंढ करने के लिए, पक्षियों को खोजने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित थे। और वो हमेशा अपनी आंखों में दूरबीन माने साथ लेकर के चलते थे, ताकि वो दूर सुदूरवर्ती पहाड़ों में, पर्वतों में इन पक्षियों को देख सकें और उनकी सुरक्षा ले सकें। तो लेखक ने यहाँ पर बताया है कभी कभी अकेले क्षणों में वो बिना दूरबीन भी दिखाई दिए हैं। दूर क्षितिज, क्षितिज का मतलब होता है बेटा जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हों। लिखा है दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। यानी कहने का तात्पर्य वो है, वो उन पक्षियों को ढूंढने के लिए उस दूरबीन का प्रयोग क्षितिज तक करते थे, दूर दूर क्षितिज तक करते थे और प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेते थे, मैंने अपने प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखते। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो प्रकृति के प्रति समर्पित थे। प्रकृति के समर्पण से मतलब ये है कि वो पक्षियों को ढूंढने के लिए नेचर से, प्रकृति से जुड़े हुए थे। आगे लिखा है सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। यानी कि लेखक जाबिर हुसैन के कहने का तात्पर्य है कि सालिम अली की गिनती उन लोगों में होती है जो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते हैं, बल्कि प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के अभ्यस्त होते हैं। अर्थात वो प्रकृति के साथ चलते चलते उन पक्षियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। पसरी मनी विद्यमान थी। मनी लेखक जाबिर हुसैन के अनुसार सालिम अली के लिए हर तरफ चारों ओर जो हंसती हरियाली है, वो एक अलग ही दुनिया है, अनोखी दुनिया है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। गढ़ी थी का मतलब होता है बनाई थी। यानी इस प्रकृति के साथ चलना उन पक्षियों के लिए, आपको अगर मालूम हो कि पक्षियों को ढूंढने के लिए प्रकृति में ही जाना पड़ेगा, तो प्रकृति से जुड़े हुए पक्षी विज्ञानी थे। कौन? सालिम अली। इसके गढ़ने में, गढ़ने माने बनाने में, निर्माण करने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। यानी कि इस अनोखी दुनिया को बनाने में उनकी जो धर्म पत्नी थी, जिनका नाम तहमीना था, उन्होंने सालिम अली को काफ़ी सहायता की थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। लेखक जाबिर हुसैन जी ने यहाँ पर बताया है कि तहमीना उनके इस कैसे विद्यालय जीवन में उनकी सहपाठी थी, मानी क्लासमेट थी।
नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं पहले आपको बता चुका हूं। आगे लिखा है, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में, रोमांच में उनका जीवन रोमांच से भरा हुआ था, रोमांच से भरा हुआ था। वो पक्षियों की वकालत करते थे, उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित रहते थे, इसलिए अपने नए नए रोमांच के लिए वो जाने जाते थे। लेकिन अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। मैंने आपको कहा था प्यारे विद्यार्थियों, आपको सामान्य ज्ञान भी इस पैराग्राफ में आगे देखने को मिलेगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सालिम अली केरल में स्थित जो शांत घाटी के नाम से जानी जाती है, जिसे हम साइलेंट वैली बोल रहे हैं, उस साइलेंट वैली को रेगिस्तान के हवा के झरोकों से बचाने का अनुरोध लेते हुए किससे जा मिले थे? चौधरी चरण सिंह जी से जा मिले थे, जो तत्कालीन समय के प्रधानमंत्री थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। 1979-80 के बाद के समय में वो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, 1979 और 80 के बीच में। लिखा है वे प्रधानमंत्री थे, कौन? चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी साहब गाँव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यानी कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, किसानों की आवाज़ को पहुंचाने वाले नेता थे, जो भली भांति जानते थे कि जो हमारे खेत खलिहान होते हैं उस पर जो पानी की बूंदें होते हैं उसका जो असर क्या होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, किसानों की आवाज़ को उठाने वाले नेता थे चौधरी चरण सिंह जी। अब उनसे क्यों मिले थे? कौन? सालिम अली। आगे लिखा है, पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। यानी पर्यावरण को किन किन चीज़ों से खतरा है, रेगिस्तानी गर्म हवाओं के झरोकों से खतरा है, इसका जो चित्र, इसकी जो कहानी उन्होंने, किन्होंने? सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रखा। तो इस घटना ने, इस समाचार ने उनकी भी आंखें नम कर दी। अर्थात चौधरी चरण सिंह की आंखों में भी अश्रुधारा आ गई। अर्थात सालिम अली के ऐसे महान पक्षी विज्ञानी थे जो पर्यावरण के खतरों को बताने के लिए और पक्षियों की चिंता करने के लिए, उस साइलेंट वैली की चिंता करने के लिए कहाँ तक जा पहुँचे थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे। आगे बोले है, आज सालिम अली नहीं हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं प्यारे विद्यार्थियों, यह पाठ यानी सांवले सपनों की याद पाठ सालिम अली की मृत्यु के बाद लिखा गया है। एक संस्मरण शैली में अतीत की यादें, अतीत की स्मृतियाँ, पास्ट की यादें, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? संस्मरण शैली बोल रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं आज सालिम अली नहीं है, माने सालिम अली भी जीवित नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं है। और संयोगवश 1987 में जो है सालिम अली की मृत्यु हुई और 1987 में ही चौधरी चरण सिंह जी की भी मृत्यु हुई। तो वो कह रहे हैं आज सालिम अली भी नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं हैं। आगे कह रहे हैं कौन बचा है जो अब सौंधी माटी, सौंधी माटी कहते हैं प्यारे बच्चों सुगंधित मिट्टी के लिए बोलते हैं, जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। और क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आज कौन बचा हुआ है जो इस सुगंधित मिट्टी पर जो उगी हुई फसलों हैं उसके बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। यहाँ पर इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की जो महान खासियत है वो भी बताई है। आगे लिखा है कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। अर्थात सालिम अली के अलावा अब कौन बचा हुआ है जो उन पक्षियों की वकालत करेगा, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा, उनकी पीड़ा उठाएगा, उनकी पीड़ा को आगे बढ़ाएगा, ऐसा जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था, मैंने कहा था आपको सामान्य ज्ञान भी आपको मिलेगा, जनरल नॉलेज भी आपको मिल रहा है। उन्होंने एक अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम क्या था? फॉल ऑफ ए स्पैरो, माने एक चिड़िया का गिरना। लिखा है फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी
फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। अब एक और नया नाम यहाँ पर जुड़ा है प्यारे विद्यार्थियों, D.S. लॉरेंस। इंग्लिश के पोइट हैं और नेचर पोइट हैं, उपन्यासकार हैं वैसे, ठीक है बेटा। तो ये भी प्रकृति से जुड़े हुए उपन्यासकार थे, नोवेलिस्ट थे। कौन? D.S. लॉरेंस। और सालिम अली भी प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे, इसलिए इनका प्रसंग इन्होंने इसमें जोड़ा है। क्यों जोड़ा है आगे आपको पता चलेगा। लिखे है कि उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारे बातें जानती है। एक नया ज्ञान, नया नॉलेज हमें यहाँ पर मिला है। D.S. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने ये बोला कि मुझे यह ज्ञात होता है, मुझे यह महसूस होता है हमारे छत पर बैठने वाली जो गौरैया पक्षी है वह मुझसे ज़्यादा मेरे पति के बारे में बता सकती है। आगे लिखा है मुझसे भी ज़्यादा जानती है, यानी वो गौरैया, छत पर बैठने वाली गौरैया मुझसे ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। कौन? D.S. लॉरेंस। मुमकिन है, मानी संभव है, लॉरेंस मेरी रगों में, मतलब मेरे रग रग में, अंग अंग में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। हमें यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि D.S. लॉरेंस के धर्मपत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने यह बताया कि मैं उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों के माध्यम से बताना मेरे लिए कठिन है। आगे लिखा है मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। ऐसा फ्रीडा लॉरेंस ने कहा। जो हमें कौन बता रहे हैं? लेखक जाबिर हुसैन। आगे पढ़ें बेटा, पेज नंबर 46 हमारा एंडिंग पैराग्राफ चल रहे हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जो जटिल प्राणी हैं, कठिन प्राणी हैं संसार में, उनके लिए सालिम अली हमेशा एक प्राणी, एक पहेली बने रहेंगे। अब वो घटना यहाँ पर बताई जाएगी जिस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था। आखिर सालिम अली पक्षी विज्ञानी क्यों बने, उन्हें पक्षियों से इतना प्रेम क्यों हुआ, वह बात यहाँ पर लेखक जाबिर हुसैन ने पाठ के अंत में बताया। ध्यान से सुने बेटा, समझें। लिखा है बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो बचपन में अपने एयरगन चला रहे थे उससे एक गौरैया घायल हो गई और जिसे बचाते बचाते उनका पक्षियों से प्रेम हो गया, पक्षियों से लगाव हो गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा हमें लेखक जाबिर हुसैन बता रहे हैं। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। यानी जो ज़िंदगी में उनकी ऊंचाइयां आया, उन्होंने जो उन्नति की, नए नए अनुभव लिए, पक्षियों की खोज में, प्रकृति से जुड़े रहे, जगह जगह दूर दूर गए, पर्वतों में गए, पहाड़ों में गए, जहाँ जहाँ पक्षियाँ नजर आए उनके बारे में वकालत की, उनके बारे में लिखा, खोजबीन की। तो इससे उनका जो हौसला है, उत्साह है, विश्वास है, एक पल के लिए भी डिगा नहीं, माने समाप्त नहीं हुआ। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक, इन्हें लेखक में बता रहे हैं, वे D.S. लॉरेंस की तरह नैसर्गिक माने प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उन्होंने अपने जीवन में प्रकृति से जुड़ना एक ध्येय बना लिया था। जिस प्रकार D.S. लॉरेंस ने प्रकृति से जुड़े हुए उपन्यास लिखे हैं, उसी प्रकार सालिम अली जी ने भी प्रकृति से जुड़ते हुए पक्षियों के बारे में अपना जीवन हमेशा के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा लेखक के कहने का तात्पर्य है। आगे लिखा है सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस नेचर की जो दुनिया है, जो ये धरती है, प्रकृति है, इसमें वो टापू आपको मालूम है बोला, आपने ध्यान दिया कभी, नदी के बीच में मिट्टी का टीला होता है और वो पानी के साथ इतना कठोर बन जाता है जैसे पत्थर बन जाता है, ऊपर
आपने आमतौर पर पार्कों में भी देखा होगा, जो टापूनुमा मिट्टी का ऊपर सा बनाया जाता है ऊंचा ढेर, उसे बोलते हैं टापू। उस टापू बनने के बजाय अथाह बोलते हैं गहरे सागर बनकर उभरे थे। यानी इस संसार में वो टापू बनने के बजाय एक गहरे सागर के समान थे, जिस सागर में असंख्य जीव रहते हैं। लिखा है, जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी, दोनों शब्द पर्यायवाची हैं वैसे। भ्रमणशील मतलब भी होता है घूमना फिरना, यायावरी बोलते घुमक्कड़ी, जगह जगह की यात्राएं करना। लिखा है, जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। यानी जिस प्रकार पक्षियाँ छोटे छोटे सुराखों में भी घोंसला बना लेते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, अपनी गृहस्थी चलाते हैं, वैसे ही पक्षियों की ढूंढ के लिए सालिम अली निकलते थे और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यानी उनको याद करते हुए, किनको? सालिम अली को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं, मैं आपको पहले बता चुका था, यह पाठ एक तरह से श्रद्धांजलि के रूप में सालिम अली की मृत्यु के बाद लिखा गया है, एक तरह से अवसाद में लिखा गया है। उन्हें बड़ा चोट लगी थी सालिम अली की मृत्यु के बाद, किन्हें? जाबिर हुसैन, क्योंकि दोनों मित्र थे ये। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है बस वो अभी अभी गले में लंबी दूरबीन लटका करके आएंगे और अपने पक्षियों के बारे में कुछ खोजपूर्ण नतीजे, कुछ नया नया नतीजा निकालेंगे, नई नई खोज करके आएंगे। अभी उनके साथ हमारी मुलाकात होगी, ऐसा हमें महसूस होता है उनके जीवन को याद करते हुए। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? लेखक जाबिर हुसैन बार बार उनकी स्मृतियाँ, उनके जीवन की घटनाओं, उनका पक्षियों के प्रति समर्पण को याद करते हुए उन घटनाओं को याद करते हैं कि जब तक वो नहीं लौटते हैं, क्या मैं उन्हें हमेशा के लिए गया हुआ मान लूँ? मेरी आंखें नम हैं। अर्थात आज सालिम अली को याद करते हुए मेरी आंखें नम हैं, मेरी आंखों से अश्रुधारा आ रही है। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? अरे मेरे मुख से यही शब्दावली निकल रही है, उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में यही शब्द बार बार निकल रहे हैं कि हे सालिम अली, हे मेरे मित्र, क्या तुम कभी लौटोगे? क्या तुम जैसा इस संसार में कोई पक्षी विज्ञानी इस संसार में कोई लौट के आएगा? क्या तुम जैसे महान व्यक्तित्व, जिसने अपना संपूर्ण जीवन वृद्धावस्था तक भी पक्षियों को ढूंढने के लिए, पक्षियों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। तो ये था बेटा एक बहुत अच्छा प्रेरणास्पद पाठ, कहानी, संस्मरण, किसके बारे में? महान पक्षी विज्ञानी सालिम अली के बारे में। मुझे उम्मीद है, आशा है आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी कहीं भी आपको ऐसा लगता है किसी भी शब्द के अर्थ को समझने में, किसी भी वाक्यांश के अर्थ को समझने में, या पूरे ही जो आपका लेसन है कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।